हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मांग की लोच है, ये मांग की लोच दरअसल है क्या, और इसके अंतर्गत हम मांग की लोच का अर्थ समझेंगे और मूल्य लोच क्या होती है उसको जानेंगे, और मांग की लोच के प्रकार को समझेंगे कि कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं, और अंत में हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में बिंदुवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी कि मांग की लोच है, ये दरअसल है क्या। मांग की लोच यानी कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, और इसमें कमी और वृद्धि दोनों शामिल होती है, वह ही मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। यानी कि कीमत में जो परिवर्तन हुआ है, वो चाहे कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, तो उसके फलस्वरूप जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसको ही हम डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसको मांग की लोच कहते हैं। यानी कि मांग की लोच ये कहता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भाग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से करते हैं। तो इस तरह से जो ये मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम इस तरह से समझते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुआ है, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच को समझा जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में समझें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच ये है जब कीमत में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन के रिएक्शन में जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें किस तरह का कितना परिवर्तन हुआ है, इसको ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम इसके बाद मूल्य लोच को समझ लेते हैं कि मूल्य लोच क्या है। मूल्य लोच किसी वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में अधिक अथवा कम वृद्धि होना ही मूल्य लोच है। यानी कि कीमत में कमी के फलस्वरूप या वृद्धि के फलस्वरूप मांग मात्रा में कम वृद्धि या अधिक वृद्धि, वो मूल्य लोच कहलाती है। यानी कि कीमत में जो परिवर्तन हुआ है, उसके द्वारा जो मांग मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, उसको मूल्य लोच कहते हैं। यानी कि मूल्यों में कितना लचीलापन है किसी डिमांड के प्रति। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं होती है, जो जरूरी वस्तुएं होती है सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिसमें कि नमक, गेहूं, चावल और भी अनेक जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो उनकी मांग मूल्य लोच होती है, वो बेलोच होती है। बेलोच क्यों होती है? क्योंकि इसकी कोई भी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है। ऐसी कोई इनकी वस्तु नहीं होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ भी जाए, उन वस्तुओं के स्थान पर हम अन्य वस्तुओं को प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जो आवश्यक वस्तुएं होती है वो मूल्य बेलोच होती है, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो बेलोच होती है।
वो क्यों होती है? क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं होती है, इसकी डिमांड हर संभव की जाएगी, चाहे कीमत उस वस्तु की किसी भी लेवल पर चले जाए, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं हैं। और इसीलिए इनकी जो मूल्य, जो बेलोच है, वो यही कारण है इसके पीछे कि इसका कोई स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है, और कीमत चाहे कितना भी बढ़ जाए इन वस्तुओं का, डिमांड फिर भी इन वस्तुओं की जाएगी। तो इसीलिए मांग मूल्य इसकी बेलोच होती है। जो ये जरूरी वस्तुएं हैं, यहाँ पर ये देखा जाता है कीमत में थोड़ी वृद्धि अथवा कमी होने से लगभग इनकी जो डिमांड है वो समान रहती है। जो जरूरी वस्तुएं हैं उसमें चाहे हम नमक को ले ले, दूध ले ले, चावल ले ले, गेहूं ले ले, इन जरूरी वस्तुएं, जो आवश्यक जो ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की अगर कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाए फिर भी इन वस्तुओं की डिमांड लगभग एक समान रहेगी, क्योंकि जीवित रहने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं को लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। जिन वस्तुओं के अच्छे स्थानापन्न होते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं के अच्छे विकल्प होते हैं, यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उस वस्तु के स्थान पर हम आसानी से दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं, यानी कि अच्छे विकल्प होते हैं अगर किसी वस्तु के, तो उनकी मांग की मूल्य लोच उतनी ही अधिक होगी। जब कीमत में वृद्धि होगी ऐसी वस्तुओं की जिनके अच्छे विकल्प हैं, तो लोग इजीली दूसरी वस्तु के शिफ्ट हो जाएंगे। और किस तरह इसका रिएक्शन होगा? जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी उन वस्तुओं की, ये जाहिर सी बात है। तो इस तरह से मूल्य लोच उतनी ही अधिक होगी उन वस्तुओं की जिनके स्थानापन्न उपलब्ध होंगे, जिनके बहुत ज़्यादा स्थानापन्न उपलब्ध होंगे, उनकी जो मूल्य लोच है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से यह है मूल्य लोच, जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत ये समझा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और मूल्य लोच क्या है। अब हम इसके बाद मांग की लोच के प्रकार को समझेंगे कि ऐसे कौन से टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है और कितने टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स समझते हैं। उन पांचों टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टाइप है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग यानी कि ये किस तरह से होता है, कब होता है? जब कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो या कोई नाम मात्र का मामूली सा परिवर्तन हो, तो ऐसे में अगर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं। यानी कि यहां पे साफ साफ स्पष्ट होता है पूर्णतः लोचदार मांग में कि कीमत में अगर नाम मात्र का परिवर्तन हो या कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसके फलस्वरूप अगर डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इस और हमारा प्राइस होगा, इस और हमारी क्वांटिटी होगी। तो प्राइस क्या है? प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मान लेते हैं पहले डिमांड ये है और प्राइस में कोई परिवर्तन ना हो, फिर भी यहां पे डिमांड इसकी बढ़ रही है, यानी कि एक बिंदु से ये चले जाएगा दूसरे बिंदु पर। तो इस तरह से कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा जब परिवर्तन होता है तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं, और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से यह है पूर्णतः लोचदार मांग। अब दूसरा प्रकार है
पूर्णतः बेलौचदार मांग। पूर्णतः बेलौचदार मांग, पूर्णतः बेलौचदार मांग वह मांग होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे में जो कीमत लोच है वो बिल्कुल बेलोच होती है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये स्पष्ट होता है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एकदम बेलोच होती है। और यहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी बराबर जीरो के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है और इसमें अच्छे स्थानापन्न वस्तुएं बहुत कम होती है, इसीलिए डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और इसको हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करेंगे, इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि जो हमारी मांग है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग बिल्कुल स्थिर होगी और कीमत में यहाँ पे परिवर्तन होगा। यानी कि प्राइस 1 पॉइंट और प्राइस दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे क्वांटिटी में तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जो प्राइस है प्राइस में चेंजेज हो रहा है। यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर भी यहाँ पे डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कीमत लोच एकदम बेलोच है। तो इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर जीरो से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से यह है पूर्णतः बेलोचदार मांग। और तीसरा प्रकार है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग यानी कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो, यानी कि कीमत में जरा सा परिवर्तन हो और मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे में उसको हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। तो इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से व्यक्त करते हैं। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं और इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन और जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी डिमांड है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम बनेगा और ये इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। यानी कि कीमत में कम परिवर्तन होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो और इसे हम इकाई से अधिक लोच भी कहते हैं। तो इस तरह से यह है अत्यधिक लोचदार मांग। और अगला प्रकार है चौथा प्रकार बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग यानी कि कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो और मांग में बहुत ही कम परिवर्तन हो, तो उसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन 1 के रूप में व्यक्त करते हैं और इसको हम इकाई से कम लोच भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बेलोचदार मांग में ये स्पष्ट होता है, कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने पर भी हमारी जो डिमांड है, डिमांड में बहुत ही नाममात्र का परिवर्तन होता है। और अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करेंगे, इस ओर क्वांटिटी को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, यानी कि कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और जो हमारी डिमांड है, डिमांड में बहुत ही कम नाममात्र का परिवर्तन होगा। यानी कि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होगा और मांग में बहुत ही कम परिवर्तन होगा और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन
1 से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से यह है बेलोचदार मांग। और अगला अंतिम 5वां प्रकार है लोचदार मांग। लोचदार मांग यानी कि जब कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन ये दोनों बराबर हो, बराबर अनुपात में हो, यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांग में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोचदार मांग कहते हैं। और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 1 के रूप में व्यक्त करते हैं और इसको हम इकाई मांग लोच भी कहते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इस और प्राइस को प्रदर्शित करते हैं, इस और क्वांटिटी को। तो प्राइस में जितना परिवर्तन होगा तो उतना ही परिवर्तन हमारी डिमांड में भी होगा। तो इसको कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 1 के रूप में हम इसको जानते हैं। तो इस तरह से जब जितना कीमत में परिवर्तन हो और उतना ही मांग में अगर परिवर्तन हो तो उसे हम लोचदार मांग कहते हैं। तो इस तरह से ये लोचदार मांग होती है। ये हमारी मांग की लोच के 5 प्रकार हैं जिनको हमने एक एक करके 5 प्रकारों को समझा है। और अब हम इसके बाद मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले वस्तुओं के गुण। जो वस्तुओं के जो गुण है वो गुण भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। अगर हम विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में देखें तो ये मांग की लोच को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हम अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में देखें तो अनिवार्य वस्तुएं अलग तरह से मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो विलासिता की वस्तुएं हैं, यहाँ पे ये देखा जाता है जो यहाँ पे किस रूप में ये मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, ये अधिक लोचदार मांग होती है इन वस्तुओं की। ये किस तरह से? जब प्राइस विलासिता वस्तुओं की बढ़ जाती है तो लोग इन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये जरूरी वस्तुएं नहीं है, अनिवार्य वस्तुएं नहीं है। जब प्राइस कम हो जाएगा तो इन हाई स्टैंडर्ड वस्तुओं को लोग खरीदेंगे। तो इस तरह से इनकी जो मांग की लोच है वो अधिक लोचदार होगी और जो अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु में कम लोचदार होगी इनकी मांग। ये किस तरह से? क्योंकि जो अनिवार्य वस्तु हैं इनको खरीदा ही खरीदा जाएगा, चाहे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए। जो इनकी डिमांड है वो सामान्यतः एक जैसी होती है। तो इस तरह से अनिवार्य वस्तुओं में यहाँ पे कम लोचदार मांग होती है इन वस्तुओं के संदर्भ में। अगला स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। ये किस तरह से? स्थानापन्न वस्तुएं अधिक किसी वस्तु की उपलब्ध हो तो वहाँ पे अधिक लोचदार हो जाएगी मांग। यदि किसी एक वस्तु की डिमांड किस तरह से घटने बढ़ने लगे वो इस चीज पर निर्भर करता है। प्राइस में तो करता ही करता है निर्भर, लेकिन स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता पर भी वो निर्भर करता है। तो जब स्थानापन्न वस्तुओं की निर्भरता पर वो डिपेंड करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता भी मांग की लोच को प्रभावित करेगी। तो इस तरह से जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, अगर उस वस्तु की स्थानापन्न बहुत ज़्यादा है यानी कि उसके विकल्प बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में लोग उन वस्तुओं की ओर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि पहली वस्तु तो महंगी हो गई। तो ऐसे में इनकी जो मांग है वो अधिक लोचदार होगी। और अगर स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो ऐसे में उनकी मांग कम लोचदार होगी। जब स्थानापन्न वस्तुएं होगी नहीं, विकल्प होंगे ही नहीं किसी वस्तु के, तो अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ऐसे में उनकी मांग
कम लोचदार होती है। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तु अगर नहीं होती है तो वो भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से समय तत्व, जो समय तत्व है ये भी हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। ये किस तरह से? अगर अति अल्पकाल में देखा जाए तो अति अल्पकाल में जो मांग है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। ये किस तरह से? अति अल्पकाल में इतना कम समय होता है जहां पर प्राइस में अगर वृद्धि कर दे तो इस अल्पकाल में हमारे पास ऑप्शन भी कम होते हैं और इस दौरान हमारी जो डिमांड है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। और अल्पकाल में अति अल्पकाल से थोड़ा कम यहाँ पे लोचदार मांग होती है। यानी कि अल्पकाल में भी थोड़ा सा समय मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मिलता है कि यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होने पर हम इजीली दूसरे विकल्प की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, इजीली हमारी डिमांड डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी कम समय मिलता है अल्पकाल में, तो यहाँ पे जो मांग है वो कम लोचदार होगी। और दीर्घकाल में जो डिमांड है वो अति लोचदार होती है, क्योंकि दीर्घकाल में इतना अपने आप में समय होता है जहाँ पर कीमतें अगर बढ़ भी जाए तो डिमांड पर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो समय तत्व है वो भी कहीं ना कहीं मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। इस तरह से आय स्तर, इनकम इस तरह से मांग की लोच को प्रभावित करता है। जो उच्च आय वर्ग है उनकी जो डिमांड है वो बेलोचदार होती है, क्योंकि उच्च आय वर्ग के जो कंजम्पशन लेवल है वो निम्न आय ग्रुप के लोगों से कम होता है। और जो निम्न आय वर्ग है, निम्न आय वर्ग में जो डिमांड है वो लोचदार होती है। जरा सा कीमत बढ़ जाए तो लोग डिमांड कम कर देंगे और यहाँ पर कीमत बढ़ने का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है निम्न आय वर्गों पर। जो उच्च आय वर्ग है और कीमत बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका कंजम्पशन लेवल भी कम होता है और इन पर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से उच्च आय वर्गों पर जो मांग है वो बेलोचदार होती है और निम्न आय वर्गों में वो मांग लोचदार होती है। और इस तरह से व्यय अनुपात भी जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से हमारी मांग की लोच को प्रभावित करती है। वो किस तरह से? अधिक व्यय कहीं ना कहीं ये इसकी मांग लोचदार होती है। जब लोगों की अधिक खर्च करने की आदत होगी तो कहीं ना कहीं कीमत बढ़ जाए, कम हो जाए, लोगों की आदत है खर्च करने की, तो यहाँ पे जो मांग है वो लोचदार होगी। और कम व्यय में यहाँ पे बेलोचदार मांग होगी। यहाँ पे बेलोचदार किस तरह से होगी? किस तरह से? जब कम व्यय होगा तो यहाँ पे कीमत का बढ़ने से यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कम व्यय के संदर्भ में बेरोजगार मांग होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रभाव उस चीज़ का नहीं पड़ेगा। और अधिक व्यय पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ने पर डायरेक्ट उसका प्रभाव डिमांड पर पड़ जाता है। तो इस तरह से जो व्यय अनुपात है वो भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिनको हमने यहाँ पर एक एक करके समझा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या समझा है? मांग की लोच के अंतर्गत यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत हमने मांग की लोच का अर्थ समझा और मूल्य लोच को जाना।
और मांग की लोच के प्रकार को समझा, कितने प्रकार और कौन कौन से प्रकार है, और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमने यहाँ पे समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।